हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए भाई। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? अगर वॉइस प्रॉपरली आ रही है तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि वॉइस आ रही है, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाएँ। तो लास्ट क्लास के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लास्ट जो क्लास चल रही थी हमारी कल की, उस सेशन में हमने जो सॉइल कॉलॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था कि सॉइल कॉलॉइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फिर उनको हमने स्पेसिफाई भी किया कि उनसे किस तरीके के सवाल एग्जाम में पुटअप होते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड एग्जाम में जो सवाल या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कल की क्लास में। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमारी जो सॉइल कॉलॉइड्स की रह गई थी और वहां से भी हमारे बेसिक जो सवाल या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर, उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कल जो भी क्लासेस या जो भी प्रॉपर्टीज हो गई थी, नंबर मुझे याद नहीं है, आप नंबर डाल लेना जो भी उसके नेक्स्ट का नंबर रहे वो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक हमने फ्लोकुलेशन नहीं पढ़ा था। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोकुलेशन, याद रखना हिंदी में इसको बोलते हैं उड़नी पिंडन। वैसे ये फ्लॉकुलेशन जो वर्ड है ये फ्लॉक वर्ड से बना है, और फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। जैसे आप लोगों ने एनिमल अगर पढ़ी होगी तो एनिमल साइंस में आप लोगों ने जो मुर्गियों का झुंड होता है उसको फ्लॉक करके पढ़ा होगा, फ्लॉक हर्ड इस तरह से पढ़ा होगा ना। बकरियों का जो झुंड होता है उसको अलग कहते हैं, गाय भैंस के झुंड को सबको अलग अलग नाम देते हैं। वैसे आपने एनिमल साइंस के अंदर एक फ्लॉक वर्ड पढ़ा होगा। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, यानी कि मुर्गियों का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। और यहाँ पर भी जो फ्लॉक होता है इसका मतलब होता है झुंड ही। इससे पहले मैंने आपको सॉइल फिजिक्स पढ़ाई थी, और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया हो तो याद रखना सॉइल फिजिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी आई थी जो हमारी थी सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर हमारी एक प्रॉपर्टी थी। और सॉइल स्ट्रक्चर में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि सॉइल स्ट्रक्चर का मीन होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। क्या था? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, की जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उन सॉइल पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। और अरेंजमेंट किसका होता है? सॉइल पार्टिकल्स का। और सॉइल पार्टिकल्स कौन से हैं? बोले सर सॉइल सेपरेट्स या सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल कह दो या फिर सॉइल सेपरेट कह दो, जिसके लिए अलग से मैंने क्लास ले रखी है, जिसमें सैंड, एक सिल्ट और एक क्ले, इस तरह से तीन सॉइल सेपरेट्स को मैंने आपको पढ़ाया था। और मैंने क्लियर किया था कि जो सैंड, सिल्ट और क्ले है इन तीनों का एक डेफिनेट पैटर्न में जो अरेंजमेंट होता है उससे बनती है सॉइल स्ट्रक्चर। फिर आगे चल के दो नाम और आए थे, जिसमें एक नाम था पेड और एक नाम था क्लोड। बोले सर पेड और क्लोड से क्या कहना चाहते हो? पेड पेड़ से मतलब था हमारा कि ये जो सैंड, सिल्ट, क्ले जिनको हम प्राइमरी सॉइल पार्टिकल बोलते हैं, इनका एक डेफिनेट पैटर्न में अगर अरेंजमेंट होता है और ये जो अरेंजमेंट होता है ये नेचुरल होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं। और यही अरेंजमेंट अगर आर्टिफिशियली रहता है तो हम इसको बोलते हैं क्लॉड। क्या बोलते हैं इसको? क्लॉड। ठीक है, याद होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से एक डेफिनेट पैटर्न में इस तरह से चिपकेंगे, और इस तरह से चिपकने के बाद एक संरचना का फॉर्मेशन होगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक कर यहाँ चिपके हुए हैं, या यूं कहें एक दूसरे के साथ इनका एडिशन हो रखा है। अब मान लीजिए कि ये एक दूसरे से इतना वीकली चिपके हुए हैं कि जैसे ही आप एक बार टिलेज करते हो इतने में ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग बिखर जाते हैं। मैंने ये भी समझाया था कि जब सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, या यूं कहें सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है अगर ये मान लीजिए टूट जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि उस चीज को हम बोलते हैं पुअर फिजिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं? पुअर फिजिकल कंडीशन। यहां पर होगा क्या? यहां होगा कि सॉइल के अंदर एरिएशन नहीं होगा, हवा अंदर नहीं जा पाएगी। और नहीं जाने का कारण क्या होता है? क्योंकि जब एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन रहता है तो इनके बीच में एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है पार्टिकल्स का इस तरीके से, तो इनके बीच में जो पोर स्पेस होता है वो अच्छा खासा रहता है, जिससे एरिएशन अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ड्रेनेज अच्छा होता है। लेकिन अगर सॉइल की स्ट्रक्चर टूट जाती है तो जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है पुअर फिजिकल कंडीशन आ जाती है, एरिएशन स्टेटस बर्बाद हो जाता है,
सॉइल में हवा रहती नहीं है, पानी भर के वाटर लॉक्ड कंडीशन आ जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। ये चीज हमने चर्चा कर ली है। बोले सर ये बात भी समझ में आ गई, इससे क्या करना चाहते हो? अब ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, इनको इनको चिपकाने के लिए या इनको इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपका के रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं केटाइंस। कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं? केटाइंस। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक क्ले कोलाइड है और ये दूसरा क्ले कोलाइड है, इन दोनों को आपस में चिपकाने के लिए कौन काम करता है? बोले सर जैसे एक तो ह्यूमस इसको चिपकाता है। कौन चिपकाता है? ह्यूमस। एक बोले एल्यूमिनियम एंड Fe के ऑक्साइड्स चिपकाते हैं। बोले और कौन? सर क्ले खुद भी तो चिपकने का काम करती है, एडेशन। उसके बीच में कौन से आते हैं? उसके बीच में जो केटाइंस होते हैं वो चिपकाने का काम करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम वगैरह, ये चिपकाने का काम करते हैं। और वैसे भी सॉइल के अंदर स्टेबल, यानी कि स्टेबल का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो इजीली टूट नहीं रही है, उसको बोलते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर। तो स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका कैल्शियम करता है। समझ में आ गई यहां तक की कहानी? बोले सर इस चीज से क्या मतलब हुआ? इस चीज से मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे आपको पता है कोलोइड्स ही तो है। ये सारे के सारे क्या है? कोलोइड्स है भैया। इसका मतलब ये कोलोइडल पार्टिकल्स ही होते हैं जिनको ग्लू लाइक सब्सटेंस बोलते हैं। यही तो सॉइल की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी कि फिजिक्स में हमने पढ़ा कि उनका अरेंजमेंट होना ही कहलाता है सॉइल स्ट्रक्चर। लेकिन केमिस्ट्री में हम कह रहे हैं कि इनका निश्चित या यूं कहें जो अरेंजमेंट हो रहा है, इस अरेंजमेंट के लिए एक चीज और रेस्पॉन्सिबल है। और बोले वो क्या चीज है? तो याद रखना ये जो कोलोइड्स होते हैं यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए। ये बात आपको समझनी है। क्लियर है मामला? बोले सर ये भी समझ गए। तो बोले सर फ्लोकुलेशन क्या होता है? ये नहीं समझाया आपने। आपने डायरेक्टली ये कह दिया कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होती है और पोर स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कौन करते हैं? कोलोइड्स करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये आपने नहीं समझाया। मेरा तो ये आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाने का मतलब था कि फ्लोकुलेशन में आपको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलो अब फ्लोकुलेशन की बारी है, फ्लोकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर सॉइल स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा भी रिकॉल हो गया तो अब फ्लोकुलेशन में आपको कोई इश्यू होगा ही नहीं, या यूं कहें फ्लोकुलेशन एकदम यूं मान के चलो कि एकदम इजी हो गया है अब आप लोगों के लिए। चलो समझना, जैसे मान लीजिए ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोई सा भी कोलोइडल सॉल्यूशन ले लो, और इसके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज क्ले कोलोइड जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन में है, यानी ये नीचे बैठेंगे नहीं, लगातार इसके अंदर मूवमेंट करते रहेंगे। आप कह सकते हो ये सॉइल सॉल्यूशन है, या कोई सा भी सॉल्यूशन, या यूं कहें इसको कोलोइडल सॉल्यूशन कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सॉइल के रेफरेंस में ना लेकर पूरा इसको कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है। बोले सर क्या ऐड किया है? मैंने किया है इसमें अपोजिट चार्ज आयंस। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है? मैंने इसमें ऐसी कोई चीज ऐड की है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो कोलाइड्स के ऊपर जो चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है अगर इन पे माइनस है तो मैं पॉजिटिव चार्ज डाल दूंगा, और अगर इन पे नेगेटिव चार्ज है तो मैं पॉजिटिव डालूंगा, और इन पे अगर पॉजिटिव है तो मैं कौन सा चार्ज डालूंगा? मैं याद रखना इसमें नेगेटिवली चार्ज आयंस को एड ऑन करूंगा, इसके जस्ट अपोजिट चार्ज वाले आयंस में एड करूंगा। बोले सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो मैं कौन सा चार्ज डाल रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस ऐड कर रहा हूं। बोले उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे के ऊपर जो भी चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये कंटिन्यूअसली मोशन में थे, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे के पास जाते थे ये एक दूसरे को क्या करते थे? एक दूसरे को ये धक्का मारते थे, रिपल्शन करते थे। इस वजह से हम लोगों ने कहा था कि इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, जो ये चार्ज ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। अब क्या किया? अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयंस डाल दिए जिससे इनके ऊपर जो चार्ज है वो धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म, समाप्त हो गया। बोले अब क्या होगा? अब अगर ये दोनों कोलोइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि सेम चार्ज होता है तब एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं और विपरीत चार्ज होने पर एक दूसरे का अट्रैक्शन होता है। लेकिन चार्ज ही न्यूट्रलाइज हो गया तो मामला सेट हो गया। अब ये आराम से एक दूसरे को एक दूसरे के पास बुलाएंगे। बोले कैसे सर? जैसे ये सारे कोलोइड धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे होंगे, पता चला यहाँ सारे इकट्ठे हुए और इस तरह से एक फ्लोक या झुंड बना लिया है। एक क्या बना लिया है? झुंड बना लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका खून जो होता है, ब्लड एक कॉलॉइड है, और आपकी बॉडी पर कहीं पर भी जब कट लग जाता है, जैसे आप सैलून में गए शेविंग करवाने के लिए और यहाँ मान लीजिए आपके कट लग गया ब्लेड से,
तो कट लगने के बाद जो सैलून में सेविंग करने वाला होता है वो क्या करता है, फटाक से, वहां फिटकरी पड़ी होती है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल आपने देखा होगा, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ध्यान रखना उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो क्या करता है, फटाक से उसको आपके यहाँ पर घिस देगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इस फिटकरी में अपोजिटली चार्ज आइंस है, ब्लड के अंदर क्या है, आपके कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल उनके साथ वो करेंगे, रिएक्ट करके उनको चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, और धीरे धीरे वो क्या बना लेते हैं, थक्का बना लेते हैं। थक्के का मतलब आपने देखा होगा एकदम एक मतलब एक क्लॉड टाइप का बना लेते हैं, जो जितनी भी जो सेल्स होती हैं वो क्लॉड बना लेती है, ठीक है मामला। इसका मतलब धीरे धीरे यहाँ पर क्लॉड बन गया, ब्लड आपका रुक जाता है। सेम यही प्रोसेस बाकी जगह भी होती है। जैसे मान लीजिए एक मड्डी वाटर का सैंपल था, गंदा पानी था, आप उसमें थोड़ा सा क्या घुमा दीजिए, फिटकरी घुमा दीजिए या फिटकरी उसमें घोल दीजिए, आप पाओगे कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल सस्पेंशन में लगातार घूम रहे थे, अब धीरे धीरे सारे के सारे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी हो जाता है साफ। आपने 10th क्लास में ये एग्जांपल पढ़ा होगा कि मिट्टी का अगर गंदा पानी है तो साफ कैसे करे, बोले फिटकरी घोल दो साफ हो जाएगा। वो सारा का सारा ये फ्लोकुलेशन वाली जो प्रोसेस है इसी के द्वारा होता है। बोले साफ समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये हो गया कि जैसे ही आपने अपोजिटली चार्ज आयन ऐड किया तो यहाँ पर जो कोलोइड्स थे इन्होंने क्या बना लिया, बोले सर इन्होंने फ्लॉक बना लिया। क्या बना लिए, अलग अलग बहुत सारे झुंड बना लिए। और ये झुंड धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, ये झुंड धीरे धीरे, देखो पहले अकेला था तब ऊपर तैर रहा था, अब बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक गए, अब क्या होगा, बोले सर अब धीरे धीरे ये जाकर नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। कभी आपने सोचा कि रेनफॉल कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जब होता है तो उसके अंदर जो क्लाउड होता है वो वेपर की फॉर्म में होता है, बादल जो होता है वो एकदम छोटी छोटी ड्रॉप, यूं कहें जो स्मॉल साइज के वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में मूवमेंट करते हैं। जब कंडेंस होते हैं तो यही सारे के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं या जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंडेंस होकर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या करते हैं, ये चिपकने के बाद आपको मैं बता देता हूँ क्लाउड ही बनाते हैं। और ये क्लाउड जो बन रहा है बेटा, ये जो फ्लॉक बन रहा है, ये फ्लॉक भी ध्यान रखना फ्लोकुलेशन का ही एग्जांपल है। क्लाउड एक कॉलॉइड है, कॉलॉइडल जोन है, और फ्लोकुलेशन प्रोसेस से ही वहां पर होता है। आपने सोचा होगा जब आर्टिफिशियली रेनफॉल करवाते हैं तो आपने नाम सुना होगा एजीआई, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी एक क्लाउड है, बादल है, उसमें आप एजीआई डाल दीजिए, सिल्वर आयोडाइड डाल दीजिए, बारिश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एजीआई क्या करता है, इसको एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करवाता है जिसके ऊपर बाकी की सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है वो आकर चिपक जाती है, और जैसे ये बड़ी ड्रॉपलेट होती है, बूंद बन जाती है, वजन ज्यादा होने की वजह से नीचे आ जाती है, और जब ये नीचे आती है तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर होता है कि भैया ये जहां पर जब फ्लोक बन जाता है तो फ्लोक भारी होने की वजह से धीरे धीरे ये बॉटम में आकर बैठ जाते हैं, और बॉटम में आकर बैठने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी कि एक तो हो गया फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन का मतलब हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन में अपोजिटली चार्ज आयन ऐड करने पर यहाँ पर कोलोइड्स के फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोकुलेशन, या उसको बोलते हैं कोगुलेशन, ठीक है। और ये फ्लॉक्स का नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है, होना होता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश होना एक कोलोइडल प्रोसेस होती है, ध्यान रखना फ्लोकुलेशन से होती है। आपके ब्लड का जो क्लॉट बनता है, थक्का बनता है, याद रखना ये भी किसकी वजह से होती है, ये भी आपके फ्लोकुलेशन से ही होता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, या ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि फ्लोकुलेशन होता क्या है। अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसका मैं एकदम बढ़िया वाला छोटा सा डायग्राम बना देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में इजी रहे, और फिर इसके बाद हम आगे की तरफ लिखते हैं। पहले लिख देता हूं फ्लोकुलेशन कहेंगे किसको, डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको हम सिंपली कह देंगे व्हेन अपोजिटली चार्ज आयंस आर एडेड into colloidal solution, appear and formed that is called flocculation.
फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोगों को समझ लेना चीजों को। मैंने कहा है पहला पॉइंट ये है कि अपोजिटली चार्ज आयन हमने ऐड किया, बोले उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि कोलोइडल सॉल्यूशन में कोगुलेशन हुआ। कोगुलेशन का मतलब होता है फ्लॉक का बनना, कोलोइडल पार्टिकल्स का आपस में एक जगह इकट्ठा होना और एक एग्रीगेट बनाना, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। बोले किसका होगा, बोले यहाँ होता है फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड, यानी कि फ्लॉक्स झुंड बन जाते हैं, और झुंड बनने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। बहुत इजी वे में समझा दिया है, कुछ भी नहीं किया है। सॉइल के अंदर भी बहुत सारे कोलोइडल पार्टिकल्स है और सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन है, ये एक दूसरे के पास आकर चिपकेंगे नहीं। तो बताइए सॉइल की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? अगर सॉइल के कोलोइडल पार्टिकल एक दूसरे से आकर अरेंज नहीं होते हैं, चिपकते नहीं है, तो बताओ मुझे कैसे होगा कि आपकी वहां सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाए? इसका मतलब यही प्रोसेस होती है फ्लोकुलेशन, जो याद रखना सॉइल में सॉइल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, या एक स्टेबल और अनस्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसी फ्लोकुलेशन प्रोसेस से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ध्यान रखना कि फ्लोकुलेशन या स्टेबल एग्रीगेट्स आर सॉइल स्ट्रक्चर, या सॉइल स्ट्रक्चर की जगह कई बार एग्रीगेट वर्ड यूज कर लिया जाता है, सॉइल एग्रीगेट्स फॉर्म्ड बाय फ्लोकुलेशन प्रोसेस। अब कैसे होता है वो मैंने समझा दिया है आप लोगों को। फ्लोकुलेशन प्रोसेस को डायग्राम से अगर आपको समझना है तो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया है, फिर से वापस समझा देता हूं कि ये होता क्या है। फ्लोकुलेशन एकदम सिंपल वाली प्रोसेस है कि ये इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स थे, इनके ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके अंदर कर दिए अपोजिट चार्ज आइंस ऐड कर दिए। ये वही कोलोइडल सॉल्यूशन है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, और इस कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर ये आपको अपोजिटली चार्ज आइंस आपको फिर से दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, कोलोइडल पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने इसमें क्या कर दिया है, मैंने इसके अंदर कर दिया है अपोजिट चार्ज आयन ऐड। अपोजिटली चार्ज आयंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बोले सर इससे क्या हुआ, इससे होगा ये कि यहाँ पर प्लस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज होने का रिजल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइज होने का यहाँ रिजल्ट ये होता है कि अब यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स थे इन्होंने एक दूसरे के साथ फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कर लिया है। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे झुंड बन जाते हैं। और ये जो झुंड होते हैं इनको बोलते हैं फ्लॉक। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्लॉक। यानी फ्लॉक का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि अब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फ्लॉक्स बना लेते हैं। और फ्लॉक्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। और बाद में ध्यान रखना यही फ्लॉक्स नीचे की तरफ सेटल डाउन होते हैं और नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और जब ये बॉटम के अंदर सेटल डाउन होते हैं, जब ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल का होना, इसी का एक एग्जांपल है। ध्यान रखना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई कि फ्लोकुलेशन होता क्या है। और याद रखना सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए, स्टेबल एग्रीगेट्स के फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है, फ्लोकुलेशन होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो नई चीज आती है, अब आ जाता है आप लोगों के सामने कि भैया ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, और इस कोलोइडल सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, इसके अंदर तो मैंने कहा एल्यूमिनियम डाल दिया मैंने, और एक दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर मैंने पोटेशियम डाल दिया, और एक तीसरा कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने सोडियम डाल दिया। बोले सर ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक की। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन तीनों को, ये अपोजिटली चार्ज आयन है, इसमें सॉइल जो कोलोइड था बेटा, यहाँ पर आपके जो चार्ज था इन पे नेगेटिव चार्ज था, मैंने पॉजिटिव चार्ज आयन इसमें ऐड कर दिया। बोले ठीक साहब, फिर क्या होगा, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर एक फ्लॉक का फॉर्मेशन होता है या एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो गया है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एग्रीगेट का फॉर्मेशन होगा और इसमें भी एग्रीगेट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि इन तीनों में जो एग्रीगेट बने हैं, इन तीनों में सबसे स्टेबल यानी स्ट्रॉन्ग मजबूत वाला एग्रीगेट तो कौन सा होगा, और इनमें सबसे कमजोर वाला एग्रीगेट कौन सा होगा, जो इजीली टूट जाए, जैसे ही थोड़ा सा हिलाया टूट गया। और एक ऐसा होगा जो आराम से इजीली, आप कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, टिलेज कर रहे हो, तो उसमें टूटता नहीं है, एकदम स्टेबल टाइप का बनता है। तो वो आपको यहाँ से ये सिंपल सी क्लियर है, एक चीज एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखना जिसके ऊपर या जिसकी जो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, मैंने एड्जॉर्प्शन आपको पहले ही पढ़ाया था
कि जिस केटाइन की एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसकी फ्लोकुलेशन पावर भी क्या होती है, ज्यादा। जिसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होती है या जो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो सकता है, उसकी फ्लोकुलेशन पावर भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब इसका सीक्वेंस भी कुछ इस तरह से बन जाएगा, जिस तरीके का सीक्वेंस आपने कहां बनाया था, जिस तरीके का सीक्वेंस आपने बनाया था एड्जॉर्प्शन में, वही टाइप का सीक्वेंस यहां बन जाएगा। तो एक एग्जाम में सवाल आया हुआ है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। सवाल आया है फ्लोकुलेशन कैपेसिटी ऑफ कैटाइंस। तो एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। वही सेम पहले वाली बात। बोले सर एल्यूमिनियम की फ्लोकुलेशन कैपेसिटी हाईएस्ट है, फिर किसकी आती है, बोले सर कैल्शियम जो है और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल टू होते हैं। फिर फ्लोकुलेशन कैपेसिटी आती है मैग्नीशियम की, फिर आ जाती है पोटेशियम की, और सबसे लास्ट में क्या आती है, सोडियम की। यानी सबसे लोवेस्ट फ्लोकुलेशन कैपेसिटी किसकी होती है, सोडियम की होती है। ये सीक्वेंस एग्जाम में ऐसा कैसा सवाल आया हुआ है, और ये आपको मैंने एड्जॉर्प्शन से ही कोरिलेट करके समझा दिया है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है इन चीजों को, ठीक है। अब देखो, इसके दो एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे एक तो मानते हैं हम ह्यूमिड सॉइल, यानी ह्यूमिड सॉइल या ह्यूमिड एरिया की बात करते हैं, ह्यूमिड रीजन। ह्यूमिड रीजन का मतलब क्या होता है, ह्यूमिड रीजन का मतलब होता है, ह्यूमिड से हम कहते हैं कि जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है। सिंपल शब्दों में कह दे तो इसका एक ही मतलब होता है कि जहां रेनफॉल ज्यादा होती है वहीं ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यानी रेनफॉल हाई होती है ऐसे एरियाज के अंदर। ये पहली एकदम प्रायोरिटी वाली बात होती है, ध्यान रखना। और दूसरा यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं एरिड एरिया का। कौन से एरिया का, एरिड एंड सेमी एरिड का, एरिड एंड सेमी एरिड। और यहां भी एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। बोले सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर लो रेनफॉल होती है, कि यहाँ पर जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो क्या रहती है, लो रहती है, बहुत कम होती है, या गर्मी वर्मी थोड़ी ज्यादा ही पड़ती है। बस ये दो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अब हम बात करें कि सर इससे आप क्या कहना चाहते हो, तो ह्यूमिड रीजन जो होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एसिड सॉइल का। किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। एसिड सॉइल्स आर फॉर्म्ड, यानी यहाँ कौन सी सॉइल बनती है, एसिड सॉइल्स बनती है। और याद रखना एसिड सॉइल जो होती है, उस एसिड सॉइल की एक विशेष बात होती है कि इसमें एल्यूमिनियम हो गया या फिर हाइड्रोजन आयंस आर डोमिनेटेड। यानी कौन से आयन डोमिनेट होते हैं, यानी कि जहां पर ह्यूमिड एरिया होगा, या तो सिंपल आपको ये एसिड सॉइल तो मैं आपको समझाने के लिए लेके आया हूं, ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना है, कि ह्यूमिड एरिया के अंदर कौन से आयन डोमिनेंट होते हैं, तो याद रखना एल्यूमिनियम हाइड्रोजन आयंस डोमिनेंट रहते हैं। पहली चीज क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात करें, बोले सर दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि यहाँ एरिड एरिया जो होता है इसमें कौन सी सॉइल्स होती है, तो एरिड एरिया जो होता है याद रखना या सेलाइन एल्केलाइन सॉइल्स होती है, या यहाँ पर पाई जाती है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। कौन सी सॉइल्स बनती है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आर फॉर्म्ड। कौन सी सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर ध्यान रखना डोमिनेंट क्या होता है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर होता है, ध्यान रखना, सोडियम इज डोमिनेंट कैटाइन। यानी इसके अंदर जो सोडियम होता है ये डोमिनेंट रहता है, या इसकी क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट होती है सॉइल में। बोले सर इससे क्या कहना चाहते हो, यहाँ एल्यूमिनियम और आयरन ज्यादा कंटेंट होते हैं और इनकी फ्लोकुलेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ध्यान रखना जो ह्यूमिड एरिया की जो सॉइल्स होती है उनकी जो स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, सॉइल स्ट्रक्चर अच्छी होती है। तो याद रखना हम कह सकते हैं गुड, या फिर यूं कह सकते हैं वेल सॉइल स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं वेल फॉर्म्ड वेल डेवलप्ड सॉइल स्ट्रक्चर,
या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फॉर्म्ड स्टेबल सॉइल एग्रीगेट या सॉइल स्ट्रक्चर एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल के अंदर हमें क्लियरली पता है कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयंस डोमिनेट होते हैं और इन आयन की फ्लोकुलेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसमें कैल्शियम भी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इनकी वजह से ज्यादा रहती है। लेकिन इसमें हमने कहा कि सोडियम आयन डोमिनेंट होता है। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में कौन सा आयन डोमिनेंट होता है? सोडियम आयन डोमिनेंट होता है। बोले सर इससे क्या समझना है? इससे आप लोगों को यह समझना है कि जो एरिड सॉइल्स है इनमें डोमिनेंट रहा सोडियम, इसीलिए ध्यान रखना इनकी सॉइल स्ट्रक्चर क्या होती है? अनस्टेबल सॉइल स्ट्रक्चर होती है, या पुअरली फॉर्म्ड सॉइल स्ट्रक्चर, या जो अनस्टेबल सॉइल एग्रीगेट्स होते हैं। तो याद रखना फॉर्म्ड अनस्टेबल सॉइल एग्रीगेट्स। मैं फिर क्लियर कर देता हूं। आप चाहो तो हम बहुत स्पीड से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पीड से पढ़ने के कुछ नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे कि सारी चीजें आपको जितना वेल तरीके से या एग्जांपल्स के साथ समझाई जा रही है उतना नहीं समझा पाएंगे। फिर तो क्या होगा? फ्लोकुलेशन ये होता है, ये एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, ये लिख लो, बात खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, ऐसा तो है नहीं कल ही आपका एग्जाम है, तो क्यों ना अपनी तैयारी को इस तरह से किया जाए कि जो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं उनमें से कहीं से भी सवाल पूछ लो, आपको इतना परफेक्टली आना चाहिए कि फिर उसमें से कुछ गलत ही ना हो। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को एकदम बहुत डिटेल में नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, ये आपने देख भी लिया होगा कि मेरा तरीका एकदम सिंपल होता है कि एक पूरे के पूरे पेज में से आप 10 लाइन निकाल लो जो मजेदार है, और उनमें एग्जाम्पल दे देके इस तरीके से समझा दो कि बाकी की लाइन्स आपको बिना पढ़े ही आ जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट ही होने चाहिए। इन नोट्सों से आप इनको एक बार पढ़ लोगे, एक बार क्लास ले लोगे, उसके बाद में आप कहीं भी जाकर जैसे ही कोई किताब उठाओगे आप कहोगे सुंडा सर ने कुछ छोड़ा ही नहीं, इस किताब में जो जो क्वेश्चंस आते हैं या इस पेज से जो जो क्वेश्चंस पुट अप हुए एग्जाम में, सारे उन्होंने तो छोटे छोटे लाइनें बना बना के डाल दिया। देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि एसिड सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमने कहा ह्यूमिड रीजन एसिड सॉइल्स आर फाउंड, बहुत आसान है। सॉल्ट अफेक्टेड कहाँ होती है? सेमी एरिड। हालांकि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स वापस से पढ़ाएंगे। इसमें कौन से केटाइन डोमिनेंट होते हैं, इसमें कौन सा एनाइन डोमिनेंट होता है, रेनफॉल का स्टेटस, रेनफॉल का मतलब सारी की सारी चीजें, ये फ्लोकुलेशन कैपेसिटी का जो सीक्वेंस होता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से और यूं कहें कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए समझाइए। इससे ज्यादा बेटर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। एक चीज माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कॉलॉइड्स के अंदर, याद रखना यहां तक की प्रॉपर्टी में आपको कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब सॉइल कॉलॉइड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या होती है? वैसे हालांकि प्लास्टिसिटी में पढ़ा चुका हूं, प्लास्टिसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सॉइल फिजिक्स में। मैंने आपको प्लास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी, सॉइल फिजिक्स की क्लासेज आप देखना जाके, वहां आपको प्लास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो सारी की सारी चीजें कवर हो चुकी है। पर प्लास्टिसिटी फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एकदम बेटर वे में, या यूं कहें एकदम ईजी सा एग्जाम्पल देके। याद रखना प्लास्टिसिटी होती है मॉइस्ट सॉइल के अंदर, यानी ऐसा नहीं कि आप सॉइल ड्राई हो गई है, सूखने के बाद आप कहो कि साहब प्लास्टिसिटी नहीं दिख रही है। तो प्लास्टिसिटी ध्यान रखना प्रेजेंट होती है मॉइस्ट सॉइल में। मैं लिख देता हूं प्लास्टिसिटी या इट्स प्रेजेंट इन याद रखना किसमें होती है? मॉइस्ट सॉइल में होती है। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। दूसरा याद रखना प्लास्टिसिटी सॉइल कब शो करती है? जब उसमें क्ले का कंटेंट मोर देन 15% होता है। तो ध्यान रखना सॉइल show plasticity when clay content is more than 50% in soil। कि अगर उस सॉइल में जो क्ले कंटेंट है वो अगर 15% से मोर देन हुआ, JRF, SRF, या यूं कहें प्री पीजी, AO, डबल AO, ये सवाल पूछा हुआ है कि कोई भी सॉइल प्लास्टिसिटी कब शो करती है? जब उसमें क्ले का कंटेंट मोर देन 50% होता है, तभी वो क्या करती है? प्लास्टिसिटी शो करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख देना, ठीक है।
तो जो सॉइल कॉलोइड्स होते हैं उनमें भी ये कैरेक्टर होता है कि जो सॉइल कॉलोइड्स को जब अगर मॉइस्ट कंडीशन में आप किसी भी शेप में या किसी भी शेप में उनको अगर ढालने की कोशिश करते हो, किसी शेप में उनको कन्वर्ट करते हो, मोल्ड करते हो, तो वो इजीली उसमें मोल्ड हो जाएंगे और फोर्स रिमूव करने के बाद उसी शेप को रिटर्न कर देंगे। इस कैरेक्टर को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और ये कैरेक्टर सॉइल कॉलोइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी प्लास्टिसिटी इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सॉइल कॉलोइड्स। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि व्हेन ये इसको दूसरे शब्दों में लिख देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। मामला सेट है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, इजी सी बात है, एकदम पहले भी पढ़ी हुई है और वापस से भी पढ़ ली है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। इसी के बाद अगले कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोले सर और क्या प्रॉपर्टी रहती है, चलो एक और प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं। आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, दिख रही है प्रॉपर, ओके डन, आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको बोलते हैं कोहेशन एंड एडेशन। सॉइल कॉलोइड्स के अंदर कोहेशन और एडेशन ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एडेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिसिमिलर पार्टिकल्स, और कोहेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द डिसिमिलर पार्टिकल्स। अगर डिसिमिलर है तो उसको बोलते हैं एडिशन, और अगर सिमिलर है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोहेशन। कोहेशन को एग्जांपल के तौर पर आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये आपका कोलोइडल पार्टिकल है। ये क्या है, बोलिए, ये क्ले पार्टिकल है, ये कोलोइड है, और इस कोलोइड के पास में, इस कोलोइड के यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है, बोले सर यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, पानी का एक अणु है। तो पानी और कोलोइड, यानी कि देखो ये एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक कोलोइड है, एक वाटर है, दोनों डिसिमिलर है। तो अगर याद रखना दोनों के दोनों कैसे हैं, डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, एडेशन, ठीक है। और सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, या सॉइल वाटर को होल्ड करती है, सॉइल पानी को चिपका के रखती है, तो याद रखना उसके पीछे जिम्मेदार कौन होता है, कोहेशन और एडेशन, ये दोनों ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किन फोर्सेज के द्वारा गवर्न की जाती है, याद रखना इन दोनों के द्वारा की जाती है। तो ये लिख देता हूं मैं, यहां पर मेंशन भी कर देता हूं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन दीज फोर्सेज। एक मिनट, क्या पूछ रहे हो सर, एंटो की क्लास भी लगवा दीजिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा आपको, ये एकदम क्लियरली सारी क्लासेस ऑन टाइम शेड्यूल हो जाएगी। कुछ आपको छोटा सा अब से आप लोगों को जो मंडे है
मोस्ट प्रोबेबली मंडे के बाद से आपको इस तरह की क्लासों में इरेगुलरिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आज के बाद आपकी 3-4 दिन क्लासों में थोड़ा सा इरेगुलरिटी रहेगी, लेकिन मंडे से आपकी क्लासेस जो है वो प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर तरीके से वापस से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा इश्यू है, या यूं कहें संस्थान जो है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू रहेगा 2 दिन के अंदर। फिर उसके बाद में आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मंडे से एकदम अप टू डेट हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में, क्लियर कर देता हूं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है जनरली कौन से फोर्सेज के द्वारा गवर्न की जाती है, तो कोहेशन और एडिशन फोर्सेज के द्वारा गवर्न की जाती है। एडिशन का मतलब होता है डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, और सिमिलर के बीच में है तो उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, बोले सर कोहेशन जो होता है इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक क्ले है और ये दूसरा क्ले का पार्टिकल है, दोनों ही किसके पार्टिकल है, दोनों के दोनों ही क्ले पार्टिकल्स है। ध्यान रखना दोनों के दोनों ही कोलॉइड है। ये भी याद रखना क्ले का पार्टिकल है और ये भी क्ले का पार्टिकल है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन, दोनों सेम है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जैसे वाटर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, सॉइल सॉइल के 2 पार्टिकल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन है, इस तरीके का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेशन। और याद रखना कोहेशन फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए। ये भी सवाल पूछा हुआ है, लेकिन ये सवाल ज्यादा पूछा हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जो सॉइल वाटर जो होता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होल्ड करते हैं, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्सेज होते हैं वो कोहेशन और एडिशन रहते हैं। ये सवाल एग्जाम में ऐसा कैसा आया हुआ है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी को और डिस्कस कर लेते हैं, यह आपकी लास्ट प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम बोल देते हैं जनरली कहते हैं स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, देखो समझने की कोशिश करना इसका क्या मतलब है। देखो स्वेलिंग का मतलब होता है, जैसे कई बार नहीं कहते हैं कि आपके कहीं पांव पर लग गई और लगने की वजह से आपका पांव फूल गया, उसको बोलते हैं कि स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई। वैसे स्वेलिंग का मतलब होता है सिंपल सॉइल की भाषा में कहें तो कि उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसका इंक्रीज होना। कि भाई साहब ये जैसे मान लीजिए ये कोई भी ये एक मान लीजिए इसके अंदर यहाँ तक सॉइल भरी हुई थी, कहाँ तक भरी हुई थी, यहाँ तक भरी हुई थी। आपने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया, पानी डाल दिया, तो वैसे तो पानी को इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहां पर रहना था, लेकिन वो वाटर जो है वो क्या करता है, इंटर लेयर्स के बीच में एंटर कर जाता है और पता चला कि ये सॉइल फूल कर यहाँ तक आ गई, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं स्वेलिंग। दूसरी चीज है श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है किसी भी चीज का सिकुड़ना, यानी उसके जो वॉल्यूम है उसको कम करना होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्वेलिंग हट जाए, झुर्रियां पड़ जाए, बोले श्रिंकेज हो गया। तो श्रिंकेज का मतलब होता है वॉल्यूम का रिड्यूस होना और स्वेलिंग का मतलब होता है वॉल्यूम का इंक्रीज होना। बोले सर यहां तक की बात तो समझ में आ गई, पर ये फैलना सिकुड़ना ये बीमारी आई ही कहां से है वो बताइए। तो क्ले कोलोइड्स में जैसे एक कोलोइड होता है जिसकी अपन बात करें तो जैसे एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, जैसे एक कोलोइड है जिसका नाम है मॉन्ट मोरलोनाइट। और इस मॉन्ट मोरलाइट को आप लोग जानते हो, बार बार नाम आ रहा है, ब्लैक सॉइल के अंदर ये प्रेजेंट रहता है मॉन्ट मोरलाइट। और इसी मॉन्ट मोरलाइट की अगर अपन चर्चा करें तो मॉन्ट मोरलाइट जो होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है 2:2 टाइप, यानी कि इसमें कुछ इस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट होती है, जैसे ये 2 लेयर और ये तीसरी लेयर इस तरह से होती है। यानी इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स है, 1 यूनिट 2 यूनिट। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है 2:1 का, हालांकि आगे समझाऊंगा पर फिर भी समझा देता हूं कि इसमें यूं होता है कि एक एल्यूमिनियम की सीट होती है, सिलिका की सीट होती है, सॉरी उल्टा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 1 मिनट। यानी ये सिलिका की सीट होती है, ये एल्यूमिनियम की सीट है, फिर सिलिका की सीट है, फिर सिलिका की है, एल्यूमिनियम की है, सिलिका की है। जैसे नोटबुक के पेज होते हैं वैसे बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है, जमा होती जाती है, और बाद में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल या मिनरल बन जाता है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होता है। यहां से लेकर यहां तक की जो यूनिट है इसको बोलते हैं यूनिट, याद रखना इसको एक लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ सिंगल लेयर बोलते हैं। और इसके अंदर ये अलग अलग सीट होती है, 1 सीट 2 सीट 3 सीट, इस तरह से अलग अलग जो सीट होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। क्लियर है, ये सिलिका की लेयर है, या सिलिका की सीट है, ये एल्यूमिनियम की सीट है। तो एक यूनिट के अंदर सिलिका की 2 सीट है तो हमने कहा 2, और एल्यूमिनियम की 1 है तो हमने कहा 1, इसीलिए बोलते हैं 2:1 टाइप। और 2 यूनिट के बीच में ये दूसरी यूनिट है,
ये जो दो यूनिट्स होती है, इन यूनिट्स के बीच में यहाँ जो बॉन्ड होता है वो होता है ऑक्सीजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और ऑक्सीजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, या ऑक्सीजन जो लिंकेज होता है ये थोड़ा सा वीक रहता है। जैसे मान लीजिए इस मिनरल को पानी में भिगोया जाए, तो जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वाटर को इसके बीच में एंट्री मिल जाती है, और जो इंटर लेयर्स होती है, यानी कि दो यूनिट्स के बीच में जो सतह होती है, इसमें वाटर एंटर कर जाता है और ये मिनरल क्या होता है? फैल जाता है। मामला क्लियरली समझ में आ गया? तो जब इसको आप हाइड्रेट करते हो, वाटर इसमें अप्लाई करते हो, तब तो ये फैलकर वॉल्यूम बढ़ा देगा, लेकिन जैसे ही ये वापस से ड्राई होता है, सूखता है, तो ड्राई होने पर इसका वो जो वाटर होता है ये अंदर से वापस बाहर निकलेगा, तो ये क्या होगा? सिकुड़ेगा। उसको बोलते हैं श्रिंकेज। तो ये प्रॉपर्टी भी सॉइल कॉलॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और याद रखना, मॉन्ट मोरेलोनाइट कौन सी सॉइल में प्रेजेंट रहता है? बोले सर ये प्रेजेंट रहता है ब्लैक सॉइल में। कौन सी सॉइल में प्रेजेंट रहता है? ब्लैक सॉइल में। और आपको याद होगा कि ब्लैक सॉइल के अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ सॉइल। यानी आप लोगों ने एक किसान का चित्र जरूर देखा होगा, अकाल के लिए जो सरकारें जारी करती है, कि किसान अपना सिर पकड़ के बैठा है, उसके चारों तरफ की मिट्टी एकदम फटी हुई सी आपको दिखाई दे रही होगी। तो मिट्टी के जो फट के उसके एकदम पपड़ी बनना, उसको फिर फट पपड़ी में दरारें दरारें आती है, उस गुण को बोलते हैं क्रैकिंग का गुण। और ये क्रैकिंग किसमें होती है? ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? मॉन्ट मोरेलोनाइट जिम्मेदार होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो मॉन्ट मोरेलोनाइट कॉलॉइड होता है, उस जो 2:1 वाला, उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज का कैरेक्टर होता है। यानी उसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। पानी मिलते ही तो वो फैल जाता है, और जब सूखती है तो वापस से सिकुड़ता है, इससे उसमें दरारें आपको दिखाई देने लगती है। ये स्वेलिंग श्रिंकेज का कैरेक्टर इसको बोलते हैं। अब एग्जाम में क्या सवाल पूछा जा सकता है वो भी बात कर लेते हैं। स्वेलिंग का मतलब होता है व्हेन कॉलॉइड्स आर हाइड्रेटेड, यानी कि जब आप कॉलॉइड्स को हाइड्रेटेड करते हो, उनके अंदर क्या करते हो आप लोग? आप पानी डालते हो या पानी उसमें अप्लाई होता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं स्वेलिंग। यानी सिंपल हम कह देंगे व्हेन कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर हाइड्रेटेड, then the volume of colloids increase, that is called swelling। इसको स्वेलिंग कहते हैं कि जब हम पानी अप्लाई करते हैं। देखो हाइड्रेटेड का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की कमी होगी, पानी बाहर निकल गया, डॉक्टर कहता है डिहाइड्रेशन क्या हो गया, और फिर आप पानी पी लेते हो तो हाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में पानी की सप्लाई हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर का एप्लीकेशन होना या वाटर एड होना सॉइल पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। ठीक है। दूसरा है, बोले सर श्रिंकेज क्या होता है? श्रिंकेज का मतलब होता है व्हेन soil colloids dry, then the volume of reduce यानी घट जाता है, that is called श्रिंकेज। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होता है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्यों होता है, उसका रीजन यहां एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। वाटर का इंटर लेयर्स के बीच में एंट्री मिलने की वजह से इसमें स्वेलिंग होती है। उससे होता क्या है? बोले सर ये ब्लैक सॉइल के अंदर जो पपड़ी बनती है या जो क्रैकिंग आती है, दरारें आती है, वो इसी की वजह से होता है। तो विथ एग्जाम्पल ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। आई होप कि आप सबने ये सेशन बहुत मजे से एंजॉय किया होगा, इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।